पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए आज सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। राजस्थान में कल वोटिंग है, लिहाजा वहां प्रचार का शोर थम चुका है। अब सभी राजनीतिक दलों का सारा जोर सिर्फ तेलंगाना में है, जहां पर 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज अपनी अपनी ताकत की आजमाइश की है। बीजेपी की ओर से अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान संभाली। दरअसल तेलंगाना के चुनावी मैदान में भारत राष्ट्र समिति यानी BRS, कांग्रेस और बीजेपी 3 अहम खिलाड़ी हैं। तीनों ही पार्टियां तेलंगाना के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। कोई धर्म के सहारे वोटर्स को लुभाने के चक्कर में लगा है, तो कोई किसी जाति का मुद्दा उठाकर मतदाताओं को साधने का प्लान बना चुका है। अब देखना है कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। रिपोर्ट देखें। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी सियासी दलों ने तेलंगाना में अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने तेलंगाना में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए डेरा डाल लिया है, तो BRS लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचने के लिए दम लगा रही है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद और हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने तेलंगाना की KCR समेत OWC पर निशाना साधा। शाह ने KCR पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं अमित शाह ने तेलंगाना के मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी सरकार आने पर मुस्लिम आरक्षण को बंद कर OBC और दलितों को आरक्षण दिया जाएगा। ये KCR रजाकारों के डर से, OWC के डर से हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम हैदराबाद विमोचन दिन को राज्य के दिन के रूप में बनाएंगे। ये हजारों करोड़ का घोटाला KCR ने किया है। KCR को लगता है कि कुछ नहीं होगा। KCR, चैन की नींद मत सो, आपका समय अब समाप्त हो चुका है। KCR का चुनाव चिन्ह कार है। कार मालूम है ना आपको, कार है, मगर कार का स्टीयरिंग KCR के हाथ में नहीं है, ये OWC बंधुओं के हाथ में है। उसकी सरकार वो चलाते हैं। उन्होंने 4% 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4% मुस्लिम आरक्षण हम रद्द कर OBC और ST को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की सरकार रही हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो। यहाँ तक कि उनके मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पर कोई भी उंगली उठा नहीं सकता कि भाजपा के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या किसी को जेल की हवा खानी पड़ी हो। आजादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज न लगा हो। यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स को भी करप्शन के चार्जेज में जेल की हवा खानी पड़ी है। मेरी बहनों भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी आपने देखा है, और यह मोदी जी के नेतृत्व में 9 साढ़े 9 वर्षों से गवर्नमेंट काम कर रही है। इस गवर्नमेंट को भी आपने देखा है। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि बीजेपी के गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा हो अथवा किसी मिनिस्टर को जेल की हवा खानी पड़ी हो। तेलंगाना में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। पालकुर्थी में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर तेलंगाना की KCR सरकार और बीजेपी रही। प्रियंका ने KCR सरकार पर तेलंगाना का विकास नहीं कर पाने का आरोप लगाया। और आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान के लिए भी सरकार ने काफी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ये समझती है
कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आजकल केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है, उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आए। दरअसल तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में 119 सीटों पर नए तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में कांग्रेस को BRS पर बढ़त ही बताई गई। हालांकि BRS के खिलाफ 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी KCR की कई लोकप्रिय योजनाओं के असर को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। BRS और कांग्रेस के सबसे मजबूत होने के बावजूद भाजपा को केंद्रीय योजना लाभार्थियों से बड़ी उम्मीद है। तेलंगाना का विधानसभा चुनावी रण किसी भी लिहाज से कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में BRS, कांग्रेस और बीजेपी के प्रदर्शन से अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर तय हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 119 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन उससे पहले आज पूरी जान झोंकी गई और पूरी तरह से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और BRS की तरफ से चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विमल डालिया जी हैं, जो कि नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका। और विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और प्रिया गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेता है BRS के, आपका बहुत स्वागत है। प्रिया जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है KCR की सरकार वापस लौटेगी, BRS की सरकार एक बार फिर से बनने वाली है और तेलंगाना में एक बार फिर से रिपीट होगी सरकार? ऐसी कौन सी योजनाएं, ऐसे कौन से काम आपने किए हैं जिसके बिहाफ पे, जिसके आधार पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी, हम तो दोबारा सत्ता में आएंगे? देखिए नेहा जी, मैं बार बार आपके माध्यम से एक ही बात बोल रही हूँ और आगे भी यही बोलूंगी कि BRS पार्टी ने जिस तरह से तेलंगाना को डेवलप किया है, जिस तरह से तेलंगाना के हर वर्ग को आगे रखा है, बिना जातिवाद के, बिना धर्म के राजनीति करते हुए उन्होंने हमेशा, हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने हर वर्ग को आगे रखते हुए अपने आप को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कभी भी जातिवाद पर राजनीति नहीं की, कभी धर्म की राजनीति नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक ही राजनीति की और वो थी डेवलपमेंट की राजनीति, लोगों के सुकून की राजनीति, पीसफुल रहने की राजनीति, खुशहाल तेलंगाना की राजनीति, तो और खुशहाल किसान की राजनीति। तो कहीं ना कहीं हम इसी माध्यम से, इसी के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि हम 100% इस बार 100 के पार जा रहे हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री जी हमारे चंद्रशेखर राव जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, और हम इस बार अपनी सरकार बनाने में फिर से कामयाब होंगे। ठीक है विमल जी, ये तो कह रहे हैं कि देखिए हमने धर्म की राजनीति नहीं की, फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि आप आएंगे तो 4% जो आरक्षण मुस्लिमों को मिला है वो आप OBC को दे देंगे? नहीं, धर्म के आधार पर से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास में दलित कम्युनिटी बहुत ज्यादा वीक है, BC कम्युनिटी वीक है, तो जो वीक कम्युनिटी है उनको बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। वो रही बात, प्रिया जी बोल रहे थे कि हमारी स्कीम से हमको जिताएंगे, तो मैं आपके नॉलेज में लाता हूँ कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन उसके अंदर में घोटाले का काम किसने किया? BRS गवर्नमेंट ने किया। आज जो भी स्कीम लाते हैं, इनके खुद के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम 10 लाख रुपए देते हैं तो उसमें 3 लाख रुपए हमारे नेता लोग खा जाते हैं। यानी कि हर चीज में घोटाला है और पूरा परिवार आज कब्जा करके रख लिया है BRS को। आप देखिए, पूरा खानदान, भांजा, बेटी, दामाद, बेटा, ये कहाँ तक का सही है? यानी कि अगर राज करना है तो एक जना करिए, 2 जना करिए, लेकिन पूरे परिवार को राज करने की क्या जरूरत है? यानी कि हर हाथ से समेटते हुए चले जा रहे हैं और आज करप्शन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि आज तेलंगाना में कि हर चीज में, आप धरनी में देख लीजिए, धरनी के अंदर में भी इतना करप्शन बढ़ चुका है कि हर आदमी को रिश्वत देके काम कराना पड़ रहा है। धरनी अच्छे के लिए लाई गई, लेकिन आज वही जनता के लिए नुकसानदेह होती चली जा रही है। तो
अब हम यही चाहते हैं कि आपने कांग्रेस को मौका दिया। विमल जी, यार करप्शन बढ़ रहा है सर, तो सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि जनता दोबारा रिपीट क्यों करती सरकार? फिर तो रिपीट हुई ना सरकार। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज मिल रही है आपको विमल जी? नहीं, आवाज नहीं आ रही जी। सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कहते हैं कि देखिए करप्शन बढ़ रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई चरम पर है, सरकार तो बन रही है लगातार। नहीं, सरकार 2 टर्म बन गई है। फर्स्ट टर्म के अंदर में तेलंगाना बनने के बाद में यहाँ का मैंडेट उनके साथ गया है। हाँ। और वो जो फर्स्ट के 5 साल में इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर नहीं, वो कह रहे देखिए हम धर्म की राजनीति नहीं करते। आप ये धर्म वाला फैक्टर लाकर क्या पूरे समाज को 2 भागों में बांटना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम मुस्लिमों से आरक्षण ले लेंगे, ओबीसी को दे देंगे? ये क्या माहौल बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? राजनीति हम नहीं खेल रहे। आज टीआरएस जो बीआरएस है वो किसके साथ अलायंस है? आज एमआईएम के साथ अलायंस है। कांग्रेस की वही कोशिश कर रही थी कि एमआईएम हमारे साथ आ जाए, लेकिन एमआईएम कांग्रेस के साथ नहीं जाके बीआरएस के साथ गई। तो बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम ये सब एक ही है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ठीक है, सरकार बदलनी चाहिए। विजय जी देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहा है, कह रहे बीआरएस, एमआईएम और कांग्रेस सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी तो कहती है रोजगार नहीं मिला, लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला, महंगाई कम हुई नहीं हुई, पेपर लीक होते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि यहाँ पे आरोप ये लग रहे हैं, लेकिन ये क्या वाकई ऐसा है? कांग्रेस, एमआईएम, बीआरएस सब एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं क्या? सर अनम्यूट करिए अपने आप को। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी आखिर कहते क्या हैं देश के लोगों से? वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, यानी कि साम दाम दंड भेद उनकी हर नीति का एकमात्र लक्ष्य है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और कांग्रेस को दुश्मन के ट्रीट करते हैं। और ओवैसी जी जैसे उनके एजेंट जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, वो केवल कांग्रेस पार्टी के वोट काटने की भूमिका में है। तो बीजेपी का ये जितना भी खेल है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बने, इसलिए अगर कांग्रेस के खिलाफ जितने भी दल खड़े हैं वो सही मायने में तो बीजेपी उनके साथ मिली हुई है। बीजेपी का वहां पर एक ही लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी को तो वहां पर कुछ मतलब आपके साथ नहीं है तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये कैसे तय हो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। हाँ। ये कैसे तय हो? ओवैसी ने जिस तरह का जहर देश के अंदर घोला, हाँ। जिस तरह से हिंदुओं को लेकर जहरीली बातें कही, हमने बार बार मांग की कि इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई की नहीं की। आपने की थी क्योंकि क्या? ओवैसी हिंदुओं को जितना ज्यादा आपने की थी क्या? उतना हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में होगा। ओवैसी आज से इस तरह के बयान दे रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, ओवैसी आज से बयान दे रहे थे या कल से दे रहे थे? आप बीजेपी राज में उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। सर इतिहास में जाएंगे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए ना। आई है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्यों देखे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। 2014 से पहले की बात करिए ना, तब नहीं देते थे क्या ओवैसी बयान? जी, मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना कि एक छोटी सी चिंगारी को धन देकर सामाजिक मदद करके उसे अपने अनुकूल काम करवाना, जबकि सरकार चाहती तो उससे कभी का नष्ट कर चुकी होती 2014 से अब तक। तो ऐसी तो सीधे सीधे उनके एजेंट हैं, हमेशा वो बात कहते हैं। नहीं, मुझे बताइए ना सर, 2014 से पहले उन्होंने कई बयान दिए, उसके बाद किस तरह का एक्शन यूपीए सरकार की तरफ से हुआ, मुझे बता दीजिए। कितनी बार एक्शन लिया आपने और कब कब लिया? नहीं, देखिए, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। उठाइए रिकॉर्ड। सर कौन से रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं आप, बताइए ना। सुन तो लीजिए। हाँ। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। हाँ, हाँ। कानून सम्मत जो भी कार्रवाई बनती है हमने की है। ये बात तो बीजेपी की तरफ से भी कही जाती है ना। सुनिए ना। नहीं, फिर आप वो डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं।
आप मुझे बताइए। सुन तो लीजिए, हाँ। डिप्लोमेटिक आंसर की आप बात कर रहे हैं, तो सुन तो लीजिए पहले। बीच में कम से कम टोका टोकी तो मत कीजिए। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। हमें उस समय भी जानकारी थी कि बीजेपी के षड्यंत्र का हिस्सा बनकर ओवैसी समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो हमने, अगर हम उन पर राजनीतिक तौर से कोई कार्रवाई करते तो निश्चित तौर पर ओवैसी अपने मकसद में कामयाब हो जाते। हमने उन्हें उस गिनती में रखा। ना उस आदमी की कोई अहमियत है देश में, समाज में, ना उसके बयानों की कोई हैसियत है। तो फिर आप क्यों ओवैसी का मसला उठा रहे हैं सर? जब उस आदमी की कोई अहमियत ही नहीं है आप कह रहे हैं, तो फिर क्यों उसका मसला उठा रहे हैं? क्यों MIM की बात कर रहे हैं? क्यों ओवैसी की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, इतनी महत्वपूर्णता ही नहीं है? तो फिर इस विषय को उठाना और ये कहना कि नहीं इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि आप अपनी ही बातों में उलझते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रिया जी, बातों में क्यों उलझूंगा? हमारा तो एक सीधा सा कहना है कि अगर आज बीजेपी की सरकार है और कोई व्यक्ति समाज के अंदर जहर घोल रहा है तो बीजेपी ने उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? उसको आर्थिक मदद कहाँ से मिल रही है? एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम ठीक है प्रिया जी, ऐसे लोगों के साथ आप लोग हैं, ये कह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ आप लोग हैं जो जहर घोलने का समाज में काम करते हैं। देखिए, कुछ भी बोलना, भाई को शायद मुझे लगता है कि तेलंगाना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और अगर वो यहाँ के रहने वाले हैं तो उन्होंने बारीकी से देखा नहीं। जहर घोलने वाली बात सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। अगर उनके दिल में जहर नहीं होता तो यहाँ पर आकर के मुस्लिमों का जो आरक्षण है उसके ऊपर उन्होंने मुद्दा क्यों उठाया? उन्होंने नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे। मैं उनकी बात से मैं दोनों पार्टियों के लिए बोल रही हूँ। मैं तो ये बताऊं कि ओवैसी और बीजेपी दोनों जहर घोलने का काम कर रहे हैं और दोनों मिले हुए हैं आपस में। मैंने आपको पहले भी बोला, बोल रही हूँ, आज कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ न मिली होती तो आज कई विधानसभा में आप पता लगा लीजिए उन्होंने BRS पार्टी के सामने डेमी कैंडिडेट कांग्रेस के उतारे हुए। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि अरे लोकतंत्र में इतना बड़ा झूठ चैनल पर बैठकर तो मत परोसिए। हम भला बीजेपी से मिल जाएंगे? क्यों मिलेंगे हम बीजेपी से? इस पार्टी के खिलाफ हमारे नेता सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं और तमाम तरह के झूठे मुकदमों को झेल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ओवैसी साहब की अपनी एक खुद की निजी पार्टी है और जिस तरह से तेलंगाना राज्य की सरकार प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, किसी भी बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर रही है, उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी वर्ग विशेष को वो महत्व नहीं देती। वो सिर्फ ये देखती है कि कोई भी वर्ग पीछे ना रहे, हम सारे वर्ग को आगे लेकर चले। अब ये तो कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, जिनके भाई ने कहा था भाई अगर हमें मौका मिला तो सिर्फ इतने समय दे दीजिए, हम हिंदुओं को साफ कर देंगे। भाई जवाब तो कोई नहीं देगा। किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को भड़काया है? आप कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले अगर किसी को भड़काएंगे तो उसका जवाब तो आप उनसे लेंगे ना। ठीक है, ठीक है। विमल जी, क्या भड़काने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, जिस तरह के आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं? और देखिए विजय कौशिक जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं आप और BRS दोनों मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरह से अभी आप आरोप लगा रहे थे वही आरोप आप लोगों पे घूम फिर के आ रहा है। नहीं, हमारे को भड़काने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए अभी रिसेंटली हमारे हैदराबाद के अंदर में पुलिस वाला आके अगर 5 मिनट पहले या बंद या 5 मिनट टाइम नहीं थी उनकी बंद करने के लिए, एग्रेसिव बात करे अकबरुद्दीन ओवैसी ने, उनके ऊपर केस बुक हुआ है, तो एग्रेसिव बात कौन कर रही है? BRS के बलबूते पे ही तो MIM बातचीत कर रही है। और रही बात कि हमारे कांग्रेस के भाई बता रहे थे कि भाई MIM बीजेपी की पार्टी है। अरे अगर MIM बीजेपी की पार्टी रहती तो 119 सीटों पे लड़ती थी, 9 सीटों पे क्यों लड़ती थी? और अगर हमारा और BRS का अगर संबंध रहता था तो आज हमारे नेता लोग इतना प्रचार क्यों करते थे? ठीक है, प्रिया जी कुछ कहना चाह रही है? प्रिया जी जी बोलिए। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हैं कि 119 विधानसभा पे वो क्यों नहीं लड़ते हैं? मैं इसका जवाब आपको देना चाहती हूँ कि शायद आपको याद नहीं है, BRS पार्टी अभी 10 साल से यहाँ पर अपनी सरकार बना के बैठी हुई है। इससे पहले भी वो कभी 119 सीटों पे नहीं लड़े हैं। तो आप
वो मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति कर रही है कि कहीं ऐसा लगता है कि एमआईएम मुसलमान के वोट लेके चले जाएंगे और बीआरएस की जमानत जब्त हो जाएगी। आप सब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं। नहीं, आज 119 सीट ठहरो बोलो ना, एमआईएम 9 सीटों पे क्यों ठहर रही है? नहीं तो कह रहे देखिए बीआरएस जो है वो तेलंगाना को लूटने का काम कर रही है। ये तो जितने पार्टी के नेता वहां जा रहे हैं इसी बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है तेलंगाना में, लूटने का काम यहाँ पर मौजूदा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जनता को ठगा जा रहा है, तेलंगाना का विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं इनके हिसाब से सही होगा और इन्हीं के हिसाब से मैं इनको जवाब दे दूं कि आज तक देश को लूटने वाली पार्टियां कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश में जब उनके, अभी आप ही ने बोला था, अमित शाह जी भी कल बोल के गए कि कोई राजनाथ जी कि कोई भी भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आपको अभी रिसेंटली खबर बता दूं, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके बेटे को कल ही अभी सीबीआई जांच के लिए पुकारा जा रहा है कि उनको बुलाइए, सीबीआई जांच बिठाइए। 1000 करोड़ रुपए की दुबई में अफीम की खेती के लिए प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, आपको नहीं दिख रहा क्या वो? और कांग्रेस पार्टी आईपीएल घोटाला 2013 में क्या था, आप हमें बता दीजिए। कोबलर घोटाला 1995 में क्या था, आप हमें बता दीजिए। मेघालय वन घोटाला 1995 में क्या था, आप हमें बताइए। चावल निर्यात घोटाला 2007 में क्या था, आप हमें बताइए। आप 10 सेकंड है विजय कौशिक जी, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये लोग बौखलाए हुए हैं क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना में निश्चित तौर पर भाजपा चंद्रशेखर राव मिलकर साजिश के तहत वहाँ जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हाँ। एक पार्टी कह रही है मुसलमानों को 4% आरक्षण बढ़ाया जाएगा, दूसरी कह रही है कि मुसलमानों का आरक्षण छीनकर पिछड़ी जातियों में बांटेंगे। तो जातिवाद की राजनीति कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, ओवैसी कर रहा है और अपने चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मानवता की बात कर रही है, इंसानियत की लड़ाई लड़ रही है। वहाँ जो हम सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, वहाँ जो हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है, लेकिन जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। माफ कीजिएगा प्रिया जी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।